बंसी सब सुर त्यागे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और इस समय हमारी टीम की मौजूदगी हो चुकी है महाभारत कालीन पौराणिक स्थल यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर, जिसके लिए हमारी टीम आज पहुंच चुकी है संडे स्पेशल कवरेज के लिए। और हम आपको यहां पर दिखाएंगे यहाँ की एक एक चीज़ की महत्वपूर्णता के बारे में, यहाँ की एक एक विरासत के बारे में और सरकार के द्वारा की गई उपेक्षाओं के बारे में कि जो महाभारत काल के समय कि ये जो धरोहर स्थल है प्रतापगढ़ के लिए, जो एक धरोहर है, उसके बारे में हम आपको आज रूबरू करवाएंगे। इसकी एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूंगा आपको यहाँ पर कि महाभारत के समय आपको पता है पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था, जिसमें उस 12 वर्ष के वनवास के दौरान जब पांडव वनों में निवास कर रहे थे, तो इस वन के आसपास जब वो यहाँ पर अपनी यात्रा को आयाम दे रहे थे, तो उसी समय जब उन 5 भाइयों को प्यास लगती है, उनके साथ में द्रौपदी भी थी, उनको जब प्यास लगती है तो युधिष्ठिर जो 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, वो अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को आदेश देते हैं कि जाओ कहीं से पानी लेकर आओ। तो सहदेव आते हैं इसी तालाब के पास, ऐसा माना जाता है कि वो इसी तालाब के पास आते हैं, यहीं पास में आते हैं और वो पानी भरने का यहाँ से प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर यक्ष रूपी बकुला एक बैठा हुआ होता है जो उन्हें रोकता है, कहता है कि आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद आप जल भरिए और अपनी प्यास बुझाइए। लेकिन सहदेव उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं और उसके बाद वो चेतावनी देता है कि अगर आप बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए आप पानी पीते हैं तो आपको मृत्यु हो जाएगी। और सहदेव इसी बात को अनसुना करते हुए जब जबरदस्ती पानी पीने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ घटित भी वही होता है, वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। इसी तरह से इसी क्रम में उनके तीनों भाई भी आते हैं, नकुल, भीम और अर्जुन, और वो भी इसी तरह से बेहोश वहां पर पड़ जाते हैं बिना प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। और उसके बाद युधिष्ठिर जब काफ़ी देर बीत जाता है तो उसी समय को देखते हुए वो वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही वो भी पानी पीने के लिए उस तालाब में उतरते हैं तो उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई पड़ती है और सेम चेतावनी दी जाती है कि अगर आप बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीते हैं तो आपके साथ भी वही होगा जो आप तीनों भाइयों को पड़े हुए वहां पर देख रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का सारा उत्तर दूंगा और जो भी उत्तर जानना चाहेंगे मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो यक्ष जो वहाँ पर उन्हीं के पिता धर्म के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उनसे एक एक करके प्रश्न करना शुरू करते हैं, जैसे कि सबसे तेज दुनिया में क्या है, तो युधिष्ठिर जी की तरफ से जवाब दिया जाता है कि मन। सबसे भारी क्या है, तो इसी तरह से एक एक करके प्रश्न किया जाता है और युधिष्ठिर एक एक करके सारा जवाब दिए जाते हैं और उससे खुश होकर वो वहाँ पर उन्हें वरदान देते हैं और फिर 5 भाइयों को जीवित कर देते हैं। अब हम यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रतापगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि निर्झर प्रतापगढ़ी जी के द्वारा अथक प्रयासों से जो यहाँ की पौराणिक सामग्रियाँ जो यहाँ पर मिली हुई हैं उनके द्वारा इकट्ठा की गई हैं, हम उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे यहाँ की जो पौराणिक महत्ता है, यहाँ की जो और कहानियाँ प्रचलित हैं उसके बारे में। हम अपनी टीम के साथ महाभारत कालीन यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे इसको जूम करके दिखाइएगा। इस पे लिखा गया है महाभारत कालीन सरोवर का अवशेष, और जो अवशेष लिखा गया है ना, वास्तव में वो अवशेष जैसा ही है। प्राचीन मान्यता है कि इस सरोवर के जल में स्नान करने या इसे पान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसा कि यहाँ से प्राप्त ईसा पूर्व के प्रस्तर लेखों के वाचन से भी स्पष्ट है। लेकिन वास्तविकता इसकी ये है, जल निर्झर जी बताएंगे। स्वागत करेंगे। निर्झर जी हैं यहाँ पर, राजेश कुमार पांडे जी, जिनको की ख्याति मिली हुई है प्रतापगढ़ में निर्झर प्रतापगढ़ी के नाम से। आपकी हास्य कविताएं, हास्य व्यंग लोगों को बहुत पसंद आते रहे हैं और लगातार आप चर्चा में बने रहते हैं। ये बताएंगे कि ये बारिश के मौसम में, कैमरा पर्सन कहेंगे दीपचंद जी आगे आइएगा, आदर्श जी आप भी आइए, पूरी टीम के साथ आइएगा आगे। ये देखते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, और ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में पानी की ये स्थिति है। इस जल में यहाँ आप बताएंगे नहाने के लिए जल की व्यवस्था है इस सरोवर में, नहा सकते हैं आप इसमें? यहाँ पानी की व्यवस्था फिलहाल 2 बोरिंग कराई गई है शासकीय जी शासन की ओर से, 2 बोरिंग कराई गई है, पानी भरा जाता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं स्थिति बिल्कुल सूखा हुआ है तालाब, तो 2 बोर का पानी कहाँ इसमें मालूम पड़ेगा इतने बड़े सरोवर में।
और सबसे बड़ी आवश्यकता इसकी यह है कि इसकी सफाई हो, इसकी कायदे से कम 1 मीटर गहरी खुदाई हो। आप अमृत सरोवर योजना भारत सरकार की देख ही रहे हैं, उसमें भी ये नहीं लिया गया। अफसोस की बात यह है कि अमृत सरोवर योजना में भी ये सरोवर नहीं लिया गया है। तो ऐसा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यही वो यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल का सरोवर है, जहां पर वो पानी पीने के लिए गए थे और वचनों का जवाब उत्तर न दे करके उन्होंने जलपान किया था और वो सब मूर्छित हो गए थे, जिसके बारे में आदर्श जी ने आपको बताया होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ निर्झर प्रतापगढ़ी जी, राजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, और ओवर टू यू करते हैं कि आदर्श जी बात करें निर्झर प्रतापगढ़ी जी से, यहाँ के पौराणिक महत्ता के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, और यहाँ की जो कमियां हैं उसके बारे में भी प्रशासन तक, शासन तक आप क्या कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे। आदर्श जी, जैसा कि सबसे पहले हम इसके पौराणिक महत्ता के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो बातें होती हैं कि महाभारत कालीन के समय का ये सरोवर है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। हमारा सौभाग्य होगा। सबसे पहले तो हम इस पौराणिक धरती पर आपकी पूरी टीम के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आप लोग कम से कम इस स्थल का चयन किए, इसे प्रकाशित करने में, यहाँ की कमियों को उजागर करने में, समाज और शासन तक पहुँचाने में। तो इसकी जो पौराणिक मान्यता है, आपने सामने एक होल्डिंग देखा होगा लगी हुई है, उसमें भी इसका लिखा हुआ है। और प्राचीन मान्यता है कि राजा नहुस अगस्त ऋषि के श्राप से अजगर सर्प होकर किसी स्थल पर गिरे थे, और उनके अजगर सर्प योन में जाने के कारण ही क्षेत्र का नाम अजगरा पड़ा। और ये मान्यता है कि उन्हें पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर के दर्शन से मोक्ष मिला था। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की घटना इसी स्थल से जुड़ी मानी जाती है। ये जो सरोवर का अवशेष आप देख रहे हैं, पुराना सरोवर बहुत बृहद सरोवर था, अब तो केवल अवशेष रूप बचा है। आबादी विस्तार के साथ साथ कितना बड़ा सरोवर रहा होगा, यहाँ से कितनी दूर तक रहा होगा? बहुत दूर तक आप जो बाग देख रहे हैं पश्चिम तरफ, सब सरोवर ही पूरा था। वो टीला उधर से चला गया है, इसका पुराना टीला। लेकिन चूंकि तब इतना अब चाहे ये कहा जाए कि क्षेत्रीय जनता में इतनी रुचि नहीं थी या उतनी जानकारी अपने स्थल के प्रति प्रकाशित करने की ये उत्सुकता नहीं थी, धीरे धीरे आबादी विस्तार के साथ साथ इतना सरोवर ये बचा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3 बीघे 8 बिस्से है जो बचा हुआ है। इसमें जब नीचे खुदाई होती है, हम लोगों के बचपना में अजगरा मेला जब लगता था, भादव के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से मेला शुरू होता है यहाँ। और आप समझिए कि कोई प्रचार प्रसार इसका नहीं होता था, एक दिन का मेला लगता था। अयोध्या सावन झूला मेले के बाद यहाँ दुकानें और सर्कसें आने शुरू हो जाती थी। सड़क भी नहीं थी, कच्चा रास्ता था, ट्रकें फंस जाती थी, लोग ट्रैक्टर पे सामान लाते थे, मतलब किसी भी ढंग से यहाँ पहुँचते थे, मेला लगता था। और ये मेला बचपन में हम लोग सामाजिक भूगोलिक किताब चलती थी कक्षा 4 में जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें प्रतापगढ़ के 2 पौराणिक मेले का उल्लेख था, जिसमें परीक्षा में निबंध लिखने के लिए आता था। भैरवन और अजगरा 2 मेले थे, ऐतिहासिक मेले, जिनमें निबंध लिख कभी भैरवन पे आता था परीक्षा में निबंध लिखने के लिए, चौथी कक्षा में, 5वीं कक्षा में कभी अजगरा पे आता था। तो पुरानी मान्यता तो इसकी बहुत पहले से चली आ रही है। मेला किसी को पता नहीं कब से लग रहा है। ब्राह्मी लिपि पे जो प्रस्तर लेख यहाँ मिले हैं द्वितीय से तृतीय शती ईसा पूर्व के, उनमें भी यह इस सरोवर के जल की महत्ता का उल्लेख है। इसके जल में स्नान करने या पान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं कि सरोवर बिल्कुल किस ढंग से है। जल की महत्ता अब केवल मन तक रह गई है, आस्था तक केवल रह गई है, जल भरता ही नहीं है, खाली हो जाता है। बड़े हम निर्झर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो थोड़ा बहुत यहाँ पर निर्माण हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है और क्यों ना इसको पर्यटक स्थल के तौर पर यहाँ पर विकसित किया जाए। बहुत सही प्रश्न आपने किया मित्र। ये जितना भी विकास कार्य आप यहाँ देख रहे हैं, जिस डामर रोड से आप आए हैं बाजार से, वो ले करके तालाब की खुदाई, तालाब में जो घाट बने हुए हैं, ये स्थल जो जितना आप निर्माण देख रहे हैं, सब कुछ ये राजा राम पांडे जी जब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री रहे, उन्हीं के द्वारा किया गया है। और यही नहीं, स्टेज भी आप सामने देखेंगे बना हुआ है। सब कुछ महोत्सव की शुरुआत भी उन्होंने 1997 से किया। लेकिन अब दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है कि उनके जाने के बाद फिर किसी भी राजनेता ने, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे क्षेत्रीय विधायक रहे हों, मतलब भैया किसी ने भी एक भी ईंट रखने के मतलब, और विकास तो जाने दें आप, मतलब कोई महोत्सव होता है
यहाँ विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तक जी आ चुके हैं। घोषणाएं बहुत होती हैं। पंडित कलराज मिश्र जी यहाँ आ चुके हैं जो पर्यटन मंत्री थे। उन्होंने खैर 15 लाख रुपए प्रथम चक्र में दिया था और उन्होंने कहा था पर्यटन स्थल इसको मैं घोषित करता हूँ, लेकिन उसके बाद से फिर किसी भी राजनेता ने इस पे एक पाई दिया नहीं। जमीनी स्तर पे भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। कोई बदलाव नहीं दिख रहा। जो पूर्व काल का निर्माण कार्य है वो टूटने के अलावा उसका रिपेयर कार्य जो है और तो जाने दीजिए आप, वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। न तो जिला प्रशासन की ओर से कोई वादे होते हैं। मैंने अभी पिछले वर्ष केशव प्रसाद जी अच्छा को निर्जर जी, जी एक तरफ योगी सरकार जी जी पर्यटन स्थलों को विकसित करने में, तीर्थ स्थलों को विकसित करने में जी तो लगी हुई है। वो जी। चाहे विंध्याचल की बात करें आप, जी, जी। चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, अयोध्या की बात करें या मथुरा की बात करें, जी। तो ये तो एक महाभारत के समय से जुड़ा हुआ एक जी, पौराणिक स्थल है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद जी, स्थल। जी। इस तरफ शासन प्रशासन की नजर क्यों नहीं जा रही है, या क्षेत्रवासियों का या जिलेवासियों का, श्रद्धालुओं का सहयोग नहीं मिल रहा है, या अपने आपके द्वारा या यहाँ की द्वारा गठित समिति के द्वारा कोई ऐसे पत्र, कोई ऐसे सुझाव या ऐसी मांगे शासन प्रशासन से की गई हैं? यदि की गई हैं तो ठीक है, यदि नहीं की गई हैं तो यहाँ पर इसको पर्यटन स्थल मतलब यहाँ की सुविधाओं को सुलभ करने में और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराने और लोगों तक यहाँ की चीज़ों को पहुँचाने, दिखाने के माध्यम से कि यहाँ पर भी दर्शकों की आवक बढ़े, ठीक है, पर्यटन स्थल तो है ही, और इसको डेवलपमेंट किया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सरकार से या जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम बार बार कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं। जिला प्रशासन से ही नहीं, मैंने मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब शायद कोई बचा हो पर्यटन मंत्री, जिसको मैंने प्रार्थना पत्र न दिया हो रजिस्टर्ड डाक से। और यही नहीं, अजगिरा पे जो इतिहासकारों की किताब जिसमें अजगिरा का उल्लेख है उसको भी संलग्न करके खरीद करके मैंने किताब तक अटैच करके दिया। अभी मैंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी हैं, उनको मैंने दिया था, वहाँ से आया कि जिला योजना की सूची से भी थे। राजा राम पांडे जी के जाने के बाद जिला योजना की जो सूची होती है उससे भी इसको काट दिया गया। महोत्सव मैंने हर बार निवेदन किया, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, कहते हैं इसको पर्यटन स्थल घोषित कराऊंगा। मैंने कहा पर्यटन स्थल तो ये हो ही चुका है, अगर पर्यटन स्थल न घोषित हुआ तो पर्यटन विभाग की ओर से कार्य कैसे होता? तो आप वही लोग बार बार वही चीज़ आप लोग कहते हैं स्टेज से, अरे वो न करिए, आप कुछ एड इसको दिलाइए, लेकिन वो भी कुछ नहीं। ये प्रामाणिक स्थल है, बड़ी लिखित साक्ष्य मिले हैं। और जो आपने बताया अभी विंध्याचल हुआ या कोई भी हुआ, आस्था पे टिके हैं, कोई लिखित प्रामाणिक साक्ष्य पुराना नहीं है। और यहाँ तो द्वितीय से तृतीय शती ईसा पूर्व के ब्राह्मी लिपि के प्रस्तर लेख मिले, जिसमें पांडवों का उल्लेख है, पांडवों के नाम का उल्लेख है, नहुस का उल्लेख है, इस सरोवर के जल की महत्ता का उल्लेख है। संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए पांडवों से संबंधित अब तक मिले पहले प्रस्तर लेख हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई वो नहीं। मैं अभी आपको प्रार्थना पत्र दिखाता हूँ केशव प्रसाद जी का। बड़ा गड़बड़ झाला है। चुनाव आता है तो नेता मंत्रियों को स्थानीय जनता की, स्थानीय तीर्थ स्थलों की याद आती है। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और उन बड़े वादों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, और इनके द्वारा इस स्थल को डेवलपमेंट करने के लिए, विकसित करने के लिए, लोगों की आवक यहाँ पर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व दिवंगत मंत्री राजा राम पांडे के द्वारा, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी विकास हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, वो उन्हीं की देन है। उसके बाद से सारे नेता और मंत्रियों के दावे हवा हवाई हैं। अब बड़ा सवाल ये है, भारत न्यूज़ के कैमरे पर मैं शासन प्रशासन से इस बात को पूछना चाहता हूं कि बड़ा सवाल ये है कि महाभारत कालीन पौराणिक स्थल यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल की उपेक्षा क्यों? यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। भले ही जमीनी स्तर पर ये उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है, लेकिन इसके पौराणिक महत्व, इसके ऐतिहासिक महत्व को कोई कम नहीं कर सकता है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनको इस स्थल के बारे में कितना पता है और कैसे पता चला। भाई साहब का शुभ नाम? जी, मेरा नाम मुवक्किल हुसैन सिद्दीकी है। जी, और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर से आ रहा हूँ। तो
आपको इस स्थल के बारे में कैसे पता चला और यहाँ पे आप क्या देखने के लिए, क्या भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आप मैं यहाँ पहुँचे पर हैं? देखने आया था ये कि जो युधिष्ठिर जी से यक्ष ने सवाल किया था, वो जो तालाब है मैं वो देखने आया था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे पता चला है मेरे फादर से, जी जी। उन्होंने मुझे बताया था कि रानीगंज अगजरा में युधिष्ठिर द्वार है, तो वहाँ पर ये घटना हुई थी, तो वो मैं देखने आया था यहाँ पर। किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जी, युधिष्ठिर जी, से कई सारे प्रश्न किए गए थे यहाँ पर, तो ये तालाब है यहाँ जी। पर। आपको आने के बाद खुशी हुई, यहाँ पर जमीनी हकीकत देखने के बाद आपको निराशा हुई कि जिस तरह से किताबों में इसकी महत्ता बताई जाती है, जमीनी हकीकत पर उतना असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है? देखिए, जो किताबों में बताया गया है उसको पढ़ने के बाद तो खुशी है कि होती है, लेकिन जब अब हम स्थल पर आएंगे और उस तरीके से यहाँ सुंदरीकरण नहीं हुई है तो वो देखकर निराशा तो होगी। अगर कोई 400 या 300 किलोमीटर चल के आ रहा है और वो चीज़ उसको न मिले तो निराशा तो होनी है। तो आप देख सकते हैं कि कानपुर से चलकर भाई साहब आए हुए हैं। इनको अपने पिताजी से पता चला इस स्थान के बारे में और इनके अंदर मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी चलकर देखेंगे। लेकिन जब वो ज़मीन पर पहुंचते हैं, हकीकत में पहुंचते हैं, तो उन्हें उस तरह का सौंदर्यीकरण यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है जिस तरह का यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व है, इसका पौराणिक महत्व है। ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के नाम से जाना जाता है। वनवास के समय में जो है पांडव लोग यहाँ जल पीने के लिए आए थे और यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था जी यही है यहाँ का महत्व। जी। तो महाराज जी यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है कि पहले जैसी जो महत्वाएं थी, लोगों की आकांक्षाएं थी, क्या यहाँ पे भक्त लोगों का आना जाना बराबर होता है या? भक्तों का तो आना जाना रहता है, लेकिन नेता मंत्रियों के द्वारा उपेक्षित है जी जो ऐसे पड़ा है। जी नहीं तो भक्त लोग तो आते ही जाते रहते हैं। जी। जैसा कि चलिए हम आपको यहाँ के एक और ऐतिहासिक चीज़ के बारे में दिखाना और बताना और निर्जर जिसे समझना भी चाहेंगे, जिसे वृक्ष जीवाश्म कहते हैं। वृक्ष जीवाश्म के बारे में पूर्णतः हम निर्जर जी से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पत्थर जैसा चीज़ दिख रहा है, ये वास्तव में पहले लकड़ी थी और इस पे जो रेशे, थोड़ा जूम करके कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएंगे कि इस पर वृक्षों की तरह जो रेशे पड़े होते हैं, वो इसका जो खोखलापन है, जैसे जो पेड़ पर खोखलापन होता है, वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, निर्जर प्रतापगढ़ी जी से। जी, ये जो आप रूप देख रहे हैं मूलतः लकड़ी थी और लकड़ी के बाद कन्वर्ट होकर ये पत्थर बन गया। ये ज़मीन के नीचे दबे रहने के कारण, गर्मी पाने के कारण चिपटा हो गया, ईंट पाके चिपटा हो गया है। ये नीचे का पोर्शन है, वो ऊपर का पोर्शन है। देहात में यहाँ लोग इसका महत्व नहीं जानते थे। लोग तालाब के किनारे रख करके इसको इसी पे कपड़ा धोते थे, इसी पे गड़ास खुरपी आज घिसते थे। धीरे धीरे मुझे जब जानकारी लगी, विचित्र ढंग का दिखा, तो मैंने वन विभाग वालों को सूचित किया, पुरातत्व विभाग वालों को सूचित किया और उनकी टीम आई। उन लोगों ने देखा तो कहा ये तो वृक्ष जीवाश्म है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ एक डीएफओ इस समय थे, आर्यन झा, प्रतापगढ़ के डीएफओ, वो आए, देखे एक दिन तो बड़ा प्रभावित थे। उन्होंने मुझसे कहा इसको आप मुझे दे दो, मैं ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और चिलबिला में पार्क हमारा वन विभाग का है, शीशे का शोकेस बनवा के मैं उसमें इसको रखवा दूँ। ये मैदानी इलाके में नहीं मिलता है। हमने कहा सर इसी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अगर आप यही कुछ बनवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये उन्हीं के निर्देश पे ये चबूतरा जो आप बना हुआ देख रहे हैं, ये वन विभाग द्वारा ही बनवाया गया चबूतरा था। किनारे किनारे साकल लगी थी। अब इसमें आप देखें, ये अंदर जैसे लकड़ी में पोल होते हैं, आप देख रहे हैं ना, जो लकड़ी में गांठें होती हैं, कीड़े जो लगते हैं उनके, आप देख रहे हैं निशान, देख रहे हैं ना, ये सब देखिए कीड़ों के निशान। अब इसको आप देखिए, इधर भी कैमरा पर्सन जी आइएगा। आज भी लकड़ी जब काटी जाती है तो आप ध्यान दें, एक साइड से काटने के बाद दूसरी साइड से काटने का प्रयास किया जाता है जिससे टूट जाए। तो आप देखें उसी सिद्धांत पे इधर से काटा गया है, इधर से भी काटा गया, फिर वो परिस्थिति न बनी होगी। ऊपर का पोर्शन इसका निकाल लिया गया, चेला वगैरह, और फिर ये धीरे धीरे नीचे दबा। आप बाटनी में देखे होंगे, वहाँ वनस्पति विज्ञान के म्यूजियम में आप कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाएं देखेंगे तो पत्तियां इकट्ठा होके पत्थर कैसे बनी हैं, टुकड़े रखे हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो पुराविदों द्वारा बताया गया, ये अब तक देश में पाए जाने वाले वृक्ष जीवाश्मों में सबसे लंबा वृक्ष जीवाश्म है। इससे लंबा वृक्ष जीवाश्म आसनसोल में रेलवे लाइन की खुदाई मिला था, जो पटना के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये और मैदानी इलाके के में मिलने वाला ये पहला वृक्ष जीवाश्म है। यहाँ की जो लोकल मान्यता है ये है कि जो पुराना वृक्ष यहाँ का था, जिसकी डाल पर बैठ के यक्ष ने पांडवों को तालाब में जल पीने से रोका था, उसी का अंश है जो नीचे दबा
और धीरे धीरे कन्वर्ट होके जो वृक्ष पुराना गिरा उसके अंदर के भी पोर्शन चूना पत्थर का रूप ले चुके हैं। अभी म्यूजियम में आप देखेंगे उनके टुकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।